हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों IT सम सॉल्यूशन की इट्सम सॉल्यूशन की टेस्ट सीरीज़ का लिंक है। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। देखो आगे पढ़ते हैं। डिफरेंशियल जो इक्वेशन थी, कैलकुलस था, तो उसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी ओरिजिनली एट 60 डिग्री कूल्स डाउन टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन 15 मिनट। When kept in air at a temperature of 25 degrees centigrade, what will be the temperature of the body at the end of the 30 minutes? क्लियर है ये चीज़। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या करना है कि हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 30 मिनट बाद में टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है ना। तो देखो इस तरीके के जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी इसी पर बेस्ड होते हैं। देखो उसने बोला है अब बॉडी, देखो कभी भी टेम्परेचर अगर डाउन की बात आती है या कोई बॉडी जो पहले किसी और टेम्परेचर पर थी और बाद में किसी और टेम्परेचर पर हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसकी जो जनरल इक्वेशन बनती है डी थीटा अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में दोस्तों ये, ठीक है ना। तो ये क्या बनती है, देखो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या हो गया, दो कंडीशन हो गई 60 टू 40 डिग्री, यानी पहले 60 था फिर 40 हो गया, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में, इस 25 डिग्री के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये फिक्स टेम्परेचर दिया हुआ है। किसका है ये, एयर का टेम्परेचर दिया हुआ है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो हो गई होगा इस तरीके से कुछ, जिसमें फिक्स जो टेम्परेचर है वो जो एयर वाला है वो क्या हो गया, थीटा नॉट हो गया। ठीक है ना। आपने क्वेश्चन किए भी होंगे ऐसे। और ये जो टेम्परेचर डाउन की कंडीशन है, कूल्स डाउन की कंडीशन है, इसलिए एक कांस्टेंट आ जाएगा डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है। अब ये एक जनरल इक्वेशन बन गई किसी भी टेम्परेचर के लिए। अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है 30 मिनट बाद क्या होगा। तो यानी कि एक क्या होना चाहिए, एक जनरल इक्वेशन होनी चाहिए, जनरल फॉर्म होनी चाहिए किसके लिए, थीटा के लिए, यानी टेम्परेचर के लिए। तो यानी कि हमको इसमें कौन सा एप्लीकेशन लगेगी, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की इसमें प्रिंसिपल लगेगा। तो देखो क्या करना है, तो थीटा वाले टर्म एक साथ आ जाएंगे, तो डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये थीटा माइनस थीटा नोट, और ये क्या हो जाएगा माइनस के ऑफ डी टी हो जाएगा। तो बोथ साइड क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ। ठीक है। यानी कि 1/थीटा मतलब क्या हो जाता है, एल एन थीटा माइनस थीटा नोट हो जाएगा। इसके बाद माइनस के ऑफ टी और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से थीटा माइनस थीटा नॉट क्या हो जाएगा, एल एन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के टी और प्लस सी हो जाएगा। यानी कि लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर सी लिख सकता हूँ। ये जो ई की पावर सी है ये क्या है, एक कांस्टेंट है ई की पावर सी। तो इसको मैंने ले लिया एक जनरल कांस्टेंट, क्या, थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू C1 ले लिया मैंने। इसको क्या ले लिया मैंने, C1 या सी ले लो। तो क्या हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, सी ई की पावर माइनस के टी प्लस थीटा नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब एक जनरल इक्वेशन मिल गई किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। अब यहाँ पर आपको जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू को पुट कर दो और आंसर निकल जाएगा। देखो सबसे पहले कह रहा है कि अ बॉडी ओरिजिनली मतलब क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर कूल्स डाउन, यानी कि जब पहले टेम्परेचर कितना था 60 डिग्री, ये थीटा कितना था 60 डिग्री, बाद में थीटा कितना हो गया 40 डिग्री, है ना। बाद में कब, 15 मिनट बाद में, यानी कि टी इक्वल टू 15 सेकंड कंडीशन हो जाएगी। समझ में आई बात। देखो तो जनरल जो इक्वेशन है वो क्या निकल के आ रही है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस सी ई की पावर माइनस के टी, ये हो गया। अब देखो सबसे पहले बोल रहा है अ बॉडी ओरिजिनल, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पर थीटा जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है ना। और थीटा नॉट कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, किसके लिए, एयर के लिए। ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की जगह रख देंगे हम 60 डिग्री, थीटा नॉट की जगह रख देंगे 25 डिग्री, प्लस सी तो है ही ई की पावर माइनस के टी, यानी टी इक्वल टू जीरो पर ई की पावर जीरो मतलब 1, यानी क्या बचेगा, सिर्फ सी बचेगा। तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ गया। क्लियर है। जब सी 35 आ गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट फिक्स था 25 प्लस सी की वैल्यू 35 मिल गई, ई की पावर माइनस के टी।
ये मिल गया, ठीक है ना। अब देखो आगे फिर से, अब कह रहा है जब t इक्वल टू 15 मिनट हो, तो बोल रहा है t इक्वल टू 15 मिनट पर क्या हो गया, थीटा कितना हो गया 40 डिग्री, थीटा क्या हो गया 40 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इसको लगा के देखते हैं, देखो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री, और 25 ऑलरेडी था ही, प्लस 35 भी था ही, ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस के इंटू 15, ठीक है ना, ये आ गया। इसके बाद में यहाँ से 40 माइनस 25 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 40 माइनस 25 करेंगे तो मिल जाएगा 15/35, यानी 3/7। सॉल्व कर लेना आप इसको, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ई की पावर माइनस 15 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये एक ऐसे कंडीशन ले लो आप, इसको एक बार इसको यहाँ तक छोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं टी इक्वल टू किसके लिए पूछ रहा है हमसे, 30 डिग्री पर 30 मिनट पर क्या होगा, ये तो पूछ रहा था 30 मिनट के लिए हमको। तो देखो 30 मिनट के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू, यही फाइंड करना है थीटा कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कितना दिया हुआ था 25 प्लस 35 सी की वैल्यू थी ई की पावर माइनस के टी, माइनस के इंटू टी, यानी कि माइनस 30 टी, माइनस 30 के, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू मिल जाएगी ना हमको। देखो अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, ये 25 तो था ही, प्लस 35 और ई की पावर, इसको लिख सकते हो माइनस के 15 के, सही है ना, ये ई की पावर माइनस के 15 के, और इसका क्या हो जाएगा पावर में 2 कर दो, तो ये वैल्यू आएगी नहीं सेम टू सेम, ठीक है ना। अब ई की पावर माइनस के की वैल्यू आपके पास है कितना है 3/7 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और प्लस 35 इंटू कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 5 हो गया, 3 15 हो गया, 15 और 25 कितना हो गया 40 डिग्री, कितना हो गया 14 डिग्री, 40 डिग्री, सही है ना ये। अरे भाई ये स्क्वायर है, सॉरी, ई की पावर फिर माइनस के 15 के की वैल्यू कितनी थी 3/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस के 35 इंटू 9/49 आ जाएगा ये, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7 से कितना 7, ये कितना हो जाएगा 9.45/7, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये मिल जाएगा दोस्तों 31.428 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो इस क्वेश्चन का कराने का सिर्फ जो टारगेट था वो ये था दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आपने इक्वेशन जनरेट कर ली, जो जनरल इक्वेशन होती है, उसके बाद उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की मतलब मदद से एक जनरल फॉर्म जनरेट करनी रही है, चाहे वो थीटा की हो, चाहे वो किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की हो, है ना। उसके बाद में जो भी कंडीशन आपको दी हुई है उन कंडीशन को लगा के आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है ना। ये अभी करने में आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल से 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है d²y/dx² इक्वल टू माइनस के 12x² प्लस के 24x माइनस के 20, ठीक है ना। ये इक्वेशन किस में होगी, सेकंड ऑर्डर में होगी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर। बाउंड्री कंडीशन आपको पता ही है, x=0 पर y=5 है, x=2 पर y=21 है, और x=1 पर y= आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन करोगे खुद से भी उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या है कि हमको ये आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन के करने का तरीका क्या है। जितने ज़्यादा एक्चुअली क्या है कि जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना वो होते भी क्वेश्चन से ही हैं क्लियर, थ्योरी बस एक बार पढ़ने के लिए होती है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे, देखो तो क्या करना है इसमें आपको पता ही है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस इक्वेशन को किस में चेंज करना पड़ेगा, सिंपली एक y की इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें मैं सारी वैल्यू को रखे मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो इंटीग्रेशन जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ये तो फर्स्ट का इसका क्या करेंगे, तो ये देखो 12 तो ये x² का क्या हो जाएगा x³/3, यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x ऑफ n+1/n+1 होता है, ठीक है ना। तो देखो x की ओपन 3 हो जाएगा ये, प्लस 24 है ये तो x²/2 हो जाएगा ये, माइनस के 20 है तो इंटू x हो जाएगा ये, और प्लस क्या हो जाएगा C1 कांस्टेंट को मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है।
तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x³ प्लस 12x² माइनस 20x प्लस C1। इसके बाद एक और बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि y की वैल्यू तभी आएगी। तो जब इंटीग्रेशन अगेन करूँगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से y मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x की पावर 4/4 यानी 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 12 इंटू x³ 3 यानी 4 यानी x³ माइनस 20x² 2 यानी 10x² प्लस C1 का करूँगा तो C1 x कॉन्स्टेंट का क्या होता है, x आ जाता है, और प्लस C2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल है। इसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 5 है, लगा देते हैं। देखो y की वैल्यू क्या, y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, x इक्वल टू 0 पर ये 0 0 0 यहाँ तक 0 मिल जाएगा, क्या C2 इक्वल टू 5 मिल गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलो इसके बाद सेकंड कंडीशन लगाते हैं, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 21। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू 21, x इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा माइनस 16, यहाँ रखूँगा तो कितना हो जाएगा 32, यहाँ रखूँगा तो कितना जाएगा, x इक्वल टू 2 रखूँगा तो कितना जाएगा 40, और ये कितना जाएगा ट्वाइस ऑफ C1, और C2 की वैल्यू दी हुई थी ऑलरेडी कितनी 5 है ना। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से C1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखो C1 मिल जाएगा दोस्तों सीधे 20, आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है ना। अब C1 भी है, C2 भी है। अब x इक्वल टू थर्ड कंडीशन, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपली आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब सारी वैल्यू आपके पास है। तो x इक्वल टू 1 पर पूछ रहा है, तो ये -1, ये +4, ये कितना हो जाएगा -10, और ये कितना हो जाएगा C1 कितना था 20 सॉरी कितना हो जाएगा 20, और C2 की वैल्यू कितनी थी तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 18 मिल जाएगी, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों इस क्वेश्चन में अभी आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। और जिनको आता हो बहुत वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आता है वो अपना कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये फर्स्ट है। सेकंड दिया हुआ है आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स। थर्ड दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और फोर्थ दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। और इनमें ये पूछ रहा है कि ये तीनों चारों इक्वेशन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, स्ट्रेट लाइन को करती हैं, हाइपरबोला को करती हैं, सर्कल को करती हैं, ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी चीज़ को इनमें से रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमसे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मानो इसको, क्योंकि इसके थ्रू क्या कंसेप्ट क्लियर ये हो जाएगा कि कौन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला क्या होती है, सर्कल की क्या होती है ना। तो देखो सबसे पहले देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट वाली को। देखो फर्स्ट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इसमें डी वाई के साथ में वाई वाला और डी एक्स के साथ में एक्स वाला, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी हैव एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स, ठीक है ना, प्लस सी। क्लियर। जब मैं इधर लाऊंगा इसको तो ये क्या जाएगा एल एन वाई माइनस एल एन एक्स, और इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है ना। और ये क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी, तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा ये, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा वाई इक्वल टू सी एक्स, या वाई इक्वल टू सी एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। किसका काम कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, पता हुआ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फर्स्ट आंसर। सेकंड, तो सेकंड है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। सिमिलरली डी वाई अपॉन वाई माइनस के साथ, और डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स तो कितना हो जाएगा, देखो एल एन वाई माइनस में हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा एल एन एक्स हो जाएगा। तो माइनस के एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स और प्लस सी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एल एन एक्स से जब मैं इधर लूँगा, ठीक है ना, तो एल एन वाई माइनस, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा एल एन वाई प्लस एल एन एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ये एक्स वाई मिल जाएगा। लॉग ए इंटू लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए भी होता है। तो क्या हो जाएगा
तो यहाँ से जैसे समझ में आई क्या होगा, एल एन वाई अपॉन एक्स हो गया इक्वल टू सी। तो एल एन को जब मैं लूँगा तो ई की पावर सी हो जाएगा। ई की पावर सी एक कांस्टेंट है, इसलिए मैंने उसको क्या ले लिया, एक मेजर कांस्टेंट ले लिया सी। ठीक है ना, उस चीज़ से कन्फ्यूज मत होना। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, एल एन वाई प्लस एल एन एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एल एन एक्स वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर सी, समझ लो कुछ भी है ना। तो ई की पावर सी मतलब कांस्टेंट ही हो गया सी, या फिर माइनस को भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ यहाँ से। तो देखो माइनस क्यों, क्योंकि माइनस सी को भी एक मेजर कांस्टेंट ले रहे, तो क्या एक्स वाई इक्वल टू सी मिल रहा है कुल मिला के। ठीक है ना, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये हाइपरबोला की होती है। ठीक है ना, सेकंड आंसर भी हो गया क्लियर। और थर्ड देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। अगेन किसकी इक्वेशन हो गई है, हाइपरबोला। जिन्होंने 2D 3D नहीं पढ़ा हो वो मेरे लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में इनके लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको इनकी इक्वेशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे जज कर पाओगे, इसलिए वहाँ से देख लेना। फोर्थ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस में इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड, मतलब वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। कॉन्स्टेंट लगाना कभी मत भूलना। तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी। किसकी इक्वेशन हो गई, सर्किल। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी काम नहीं चलना। थ्योरी कितना भी पढ़ लेना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन करो। अगर आपने सपोज करो एक बार थ्योरी पढ़ ली और बहुत टाइम होने के बाद में, 1 महीने 2 महीने बाद में उस चीज़ को आप अगेन उठा रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप सीधे क्वेश्चन पर अटैक करो। जब आप क्वेश्चन करोगे और वहाँ क्वेश्चन में फंसोगे ना, तब आपको पता लग जाएगा कि वीकनेस कहाँ पे है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हो। और ये तो ऐसा सिलेबस है मैथमेटिक्स में ACF का कि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 100%, चाहे वो 11th क्लास में हो, चाहे वो 12th क्लास में हो, या फिर किसी ने प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गए होंगे, तो हर तरीके से ये पढ़ा हुआ होगा। ग्रेजुएशन लेवल पे भी टॉपिक्स वो पढ़े हुए होंगे। तो क्वेश्चन करो जितना ज़्यादा हो सके। और कोई डाउट हो तो बताना दोस्तों, कमेंट करके आप बता सकते हो कोई भी डाउट हो तो। एंड आई होप कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।